नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आप सबको आज मैं आईयूपीएसी नामकरण बताऊंगा। कार्बनिक रसायनों का, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण। काफी बच्चे इस चीज का मांग करते रहते हैं, तो आज वो बच्चे जो अभी तक सीख नहीं पाए हैं उनके लिए मैं बहुत ही सरल तरीके से आईयूपीएसी का नामकरण बताऊंगा। आप ये सोच के चलना कि यहां पर अगर आप सीख गए तो फिर आपको कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, लेकिन एडवांस पार्ट इसके लिए भी वीडियोस हम आगे जाकर के लाएंगे। तो आज हमारा सिखाने का काम, अगला स्टेप जो होगा वो उसे और भी एडवांस करने का होगा। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नामकरण। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों को जानें। चलिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बनिक रसायन में कुछ तत्व जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एलिमेंट्स आप याद रखिएगा। आपको सबको पता होगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनकी संरचना सूत्रों से पर निर्भर करता है, संरचना सूत्रों से संबंधित होता है। तो सबसे पहला काम है बेटा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय, चाहे आईयूपीएसी नामकरण करें या साधारण नामकरण करें, उस यौगिक का संरचना सूत्र को देखने हमें आना चाहिए। देखने तभी आएगा जब उसे हमें बनाने आएगा। याद रखना, किसी भी चीज को तभी आराम से सीखा जा सकता है जब हम उसे बना सकते हैं। तो यही बात यहां पर भी लागू होती है। इसमें कुछ 4 तत्व होते हैं मूल रूप से: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद हैलोजन तत्वों का भी यहां पर उपयोग होता है। कहीं कहीं पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन तत्व हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं तत्वों का खेल है, मूल रूप से ये 2 तत्वों का खेल है, और ये दोनों तत्वों को आपको समझना होगा अच्छे से। संरचना सूत्र कैसे बनाना है, इनके बारे में भी हम इसी से रिलेट करके बात करेंगे। दूसरी बात, इन तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनकी संयोजकताएं कितनी होती हैं। तो संयोजकता जानने से पहले एक छोटी सी जानकारी को आप अपने दिमाग में रखें, वो है लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं ये जानने की जरूरत ही नहीं, हमने पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहां पर इतना जानकारी रखिए कि 4 होते हैं। हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 6, बस इतना याद रखना है। कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 5, 1 2 3 4 5, याद करते जाना ना। अगर नहीं जानते हो तो जानते तो कोई बात नहीं है। हैलोजन को हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को X से दर्शाते हैं। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ये जानिए। अब ये पता है कि यहां पर चारों अयुग्मित है, यहां पर 1 अयुग्मित है, यहां पर 2 अयुग्मित है। याद रखना बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें अपने दिमाग में रखना होगा। कुछ चीजों को जानने के लिए कुछ याद भी रखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। आईयूपीएसी नामकरण में जाने से पहले उनकी कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। उन सारे बच्चों के लिए कहूंगा, जो बच्चा कहता है कि मुझे आईयूपीएसी नहीं आता, सब कुछ आ जाता है। कभी भी किसी चीज को जानते हैं या जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके बेस से पकड़िए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे, जब मैं आईयूपीएसी डायरेक्ट सिखाना शुरू करूंगा तो पता चला कि वो बच्चा बोलेगा सर मैं तो ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं ये। फिर इससे क्या क्या हमें पता चलता है? संयोजकता यानी बंध बनाने की क्षमता, क्योंकि संयोजकता पता हो तो संरचना सूत्र बनेगा। संयोजकता, कितनी बंध बना सकता है ये याद रखना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित है, अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन, ये 2 अयुग्मित है, इसमें 3 है, ये युग्मित है बेटा। युग्मित मतलब पूर्ण पूरित, या कक्षक कहेंगे या कहेंगे पेयर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस पर कितना है? 4, तो ये 4 बंध बना सकता है, ये 1 बना सकता है, ये 2, ये 3 और ये 1, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
उतनी ही है। बस हमें पता चला कि कौन कितना बंध बना सकता है। अब चलते हैं आगे। तब ये जब भी संरचना बनाएगा तो क्या करेगा, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चारों जगहों से ये बंध बनाएगा। इस तरह की संरचना, यानी कि जब भी बंध बनाएगा तो ये 4 बंध बनाएगा। हाइड्रोजन में 1 अयुग्मित है, 1 बंध बनाएगा। ऑक्सीजन में ये युग्मित कोई बंध नहीं बनाएगा, जबकि ये अयुग्मित बंध बनाएगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ये दीजिए, ये लीजिए, और ये हैलोजन भी इस तरह से बंध बनाएगा। मैं हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करता हूं यहां से शुरुआत कराता हूं, ताकि किसी को कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना आए। मेरी आगे जो मैं बोलूंगा, जो बताऊंगा, वो आपको आराम से समझ में आ जाए। ये हो गया। अब जो दूसरा कदम उठाना है वो संरचना सूत्र बनाने के लिए उठाना है। चलिए मैं थोड़ा सा सिखा दूं आपको संरचना सूत्र। सभी को आता होगा बनाने, क्योंकि इतने सालों से सिखा रहा हूं तो अधिकांश बच्चे सीख गए हैं, उनके शिक्षक भी सिखाने लगे हैं इस तरह से। चलिए संरचना सूत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हम कैसे करेंगे जरा देखिए। किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा, हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें क्या यह याद है। कार्बन के बारे में याद है कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों अयुग्मित है। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 अयुग्मित है, और जितने अयुग्मित होगा उतना ही बंध बनाएगा। यह हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप को पहले तय कर लो कि क्या यह आपको याद हो गया, क्या याद है। अगर याद है तो एक बार इस पेज को हटा दिए हमने, और इस पेज को हटाने के बाद अपने दिमाग में, अब यहां पर मेरे पास कुछ नहीं है तो पेज को हटा करके आप इसको बनाने की कोशिश करिए कि अपने कॉपी में ब्लैंक कॉपी लीजिए और आप पता लगाइए कि कौन कौन से तत्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका लेविस डॉट सिंबल क्या है, बिना देखे लिखिए। फिर उसके बाद उनकी संयोजकताएं कितना है और वो कैसे कितने कितने बंध बना सकते हैं, ये 3 चीजों को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखिए। जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपको यह सब याद हो गया है तो फिर हम संरचना सूत्र बनाने में कूद पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नामकरण सिर्फ संरचना सूत्रों से संबंधित होता है। चलो तो हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिंपल एक बात बोलता हूं, CH4 होता है जिसको हम कहते हैं मीथेन। अभी तो सिर्फ बता रहा हूं, आप ध्यान रखें, इसे मीथेन कहते हैं। इसका संरचना सूत्र क्या हो सकता है, हम सोचें। कार्बन तो 1 है और कार्बन के अंतिम कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास है 4, और चारों हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया, चौथा हाइड्रोजन हो गया। और हम क्या जानते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसी एक परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, यानी कि उनके बीच में एक बंध बनता है। यह साइंस है और इसी का उपयोग करते चलते हैं। यहां पर भी वैसा ही है, इन दोनों के बीच में, यहां पर भी अयुग्मित अयुग्मित, यहां पर भी इस तरह से यह बन गया है। इसका संरचना सूत्र क्या बन गया, C के साथ 4 H जुड़े हुए हैं, CH4 का निर्माण होता है। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम अब बहुत सारी बातों को आराम से कर पाएंगे। किसी भी चीज का संरचना सूत्र बनाने की पूरा प्रयास करेंगे बेटा, तभी हम IUPAC को बेहतर बना पाएंगे। और यह मेरा पहला कदम होता है एक बच्चे को बताने के लिए। 10 से 12 मिनट लेता हूं मैं इसके लिए। चलिए अगला है C2H6 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है 2 कार्बन है मेरे पास, हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों अयुग्मित। C2 कहने का मतलब यह, C2 मतलब दोनों C आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हैं, कम से कम एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हैं। फिर चेक करते हैं इसमें अयुग्मित कितना है, 1 2 3,
1 2 3 यानी टोटल 6 जगहों पर हर एक अयुग्मित से एक हाइड्रोजन जुड़ता है। ये बात हमारे पास है, तो ये सोच के आप हाइड्रोजन को जोड़ते जाएंगे। कितना? 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन को हम जोड़ सकते हैं। एक इनके साथ जुड़ेगा, एक इनके साथ जुड़ेगा, एक इनके साथ जुड़ेगा, ऐसे ही हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ते जाएगा। फिर बात हुआ यहां पर, ये इनके साथ, ये इनके साथ, इसी तरह से यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस तरह से ये जुड़ते जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया कि ये C2H6 का संरचना सूत्र बन गया? बस यही देखते जाना कि उसके बाद कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन आएगा। चलो, अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि भाई हाँ मेरे को तो आता है, यस आता है। अभी हम हर तरह की प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करते हैं संरचना सूत्रों को, फिर नामकरण की तरफ भागेंगे। तीसरी बात, C2H4। अब यहां पर बात करें, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है चारों। हमें यह समझ में आता है कि ये दोनों को हम मिला करके एक बंध तो बना ही देंगे, C2 का मतलब तो ही हुआ। पर यह कहता है कि 3 अयुग्मित यहां पर, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी कि 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यदि मैं यहां पर, मुझे पता है कि यहां पर 4 है, तो 6 को ये 4 कैसे रखेगा जब 6 है? तो एक काम करते हैं, एक बार एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले लेता हूं बंद बनाने के लिए फिर से। अब बच गया 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है यहां पर, तो ये हाइड्रोजन और इस तरह से यहां पर बचा है। तो इस तरह से ये बन चुका है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम लिख सकते हैं C और C के बीच में डबल बॉन्ड है और इन दोनों जगहों पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से। तो हमने देखा संरचना सूत्र बनाना हर बच्चे को आना चाहिए, तभी वो IUPAC नामकरण की तरफ जा सकेगा, अन्यथा वो गलतियां करता रहेगा। समझ रहे हैं? चलो एक हाथ और करते हैं। 4 C2H2 2C। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या करूंगा? C2 को तो कवर कर दूं भाई, जब तक दोनों जुड़ेगा नहीं C2 होगा कैसे? फिर भी ये बोल रहा है कि 6 हाइड्रोजन मेरे पास नहीं है, जबकि यहां पर 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 हाइड्रोजन मुझे डालना पड़ेगा। तो 6 हाइड्रोजन तो नहीं, जितना 2 है तो 2 ही में काम करूंगा। तब एक काम करता हूं, इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो अब 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को मिला दूं तो अब मुझे सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और इस जगह पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए। तो इसका अर्थ यह निकला कि C और C के बीच में 3 बंध है, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, और फिर हाइड्रोजन और इसके बीच में एक एक बंध है। तो बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर दिखेगा, लेकिन जब आप बना लोगे तो बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से भी लिख सकते हो। तो ये होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जब संरचना सूत्र बनती तो किस प्रकार बनता है। चलो एक और काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। CH3OH है। अभी तो कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, अब यह ऑक्सीजन भी आ गया। अब कुछ भी प्रेशर मत लीजिए अपने दिमाग में, लाइन से आप उस चीज को कवर करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलो यहां पर देखें, एक C को हमने देखा, तो C में हम जानते हैं कि ये क्या हो गया है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब है C के साथ 3 हाइड्रोजन है। CH3 का मतलब होता है C के साथ H आएगा, 1 2 3 4 जो भी आएगा, तो CH3 है तो 3 हाइड्रोजन है। अब इनके साथ ये 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया। उसके बाद O आया, O मैंने लिखा, और O के बारे में पता है 2 युग्मित होते हैं और 2 अयुग्मित होते हैं। CH3 के साथ O जुड़ा हुआ यहां पर पता चल रहा है, तो इसका मतलब है C और O को एक बॉन्ड से तो जोड़ ही सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बस यही करते जाना, जो मैं करते जा रहा हूं वही करते जाना। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि वीडियो को थोड़ा सा 2 बार 3 बार जरूर करना, तब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बाद आया हाइड्रोजन, ये O के बाद आया हाइड्रोजन को यहां लिखो, कहीं भी लिखो। अब एक अयुग्मित ऑक्सीजन में बचा हुआ है, हाइड्रोजन में भी एक अयुग्मित मिल गया। अब इस तरह से आप बना सकते हो CH3
OH, देखो C के साथ 3H है तो CH3 बोलूंगा, फिर OH, ये संरचना सूत्र बना। तो इस तरह से हम किसी भी अणु का संरचना सूत्र बना सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है, चाहे 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, हर बच्चे को ये ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने चैनल में बेसिक क्लासेस शामिल करते जा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा जिसको केमिस्ट्री समझना हो वो इस तरह से आगे सीखते जाएं। चलो 6 नंबर, एक आध एग्जाम्पल और करते हैं अभी। नंबर 6, मैंने अगर लिखता हूं C2H5OH तो क्या अब हम कर सकते हैं? C2 है, 1 2, पहला काम C2H5, यानी जब श्रृंखला वाली बात आती है तो जितने C रहते हैं उनको एक साथ पहले लिख लें। ये लीजिए, ये लीजिए, पहला कदम तो यही है बेटा। फिर उसके बाद बोलते हैं C2H5 के बाद OH जुड़ा हुआ है तो एक संयोजकता बचा के कम से कम रखना पड़ेगा। 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये 5, ये लीजिए, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, हो गया, ये लीजिए। और उसके बाद OH, O, ये लीजिए, फिर इनके साथ ये अयुग्मित के साथ, और फिर ये हाइड्रोजन हमारा आ गया। इस तरह से ये बंध बन गया, हो गया। ऐसे ही बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, तो फिर हम आगे समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो IUPAC नामकरण सीखने से पहले का काम तो यही है कि हमें यह सीखना पड़ेगा। 7वां नंबर, HCHO लिखा है, अब इसकी संरचना क्या हो सकती है? H, पहले H है तो H को लिख दे, ये लीजिए। फिर कार्बन है तो कार्बन को लिख देते हैं, ये लीजिए। H और कार्बन के बीच में केवल एक ही बंध बन सकता है, कभी भी डबल हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर आता है, फिर बोलता है भैया फिर H है तो फिर H को लिख लें, कहीं पर भी H लगा दें, H लग गया, चलिए। फिर बोलता है O है, ये लीजिए O, सॉरी, 2 युग्मित हो गया, 2 अयुग्मित हो गया, तो ये इनके साथ अयुग्मित अयुग्मित, फिर इसका अयुग्मित अयुग्मित, इस तरह से। तो क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हमने देखा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब बेटा एक बात आता है, मैं मजेदार बात बताता हूं। अक्सर बच्चे समझते हैं कि संरचना सूत्र बन गया और हो गया काम, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों पर उसका ध्यान नहीं रहता, जबकि इलेक्ट्रॉन युग्मों पर आपका ध्यान होना जरूरी है। तो इस तरह से संरचना सूत्र बनाएंगे तब जाकर के आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे नामकरण। चलिए साहब, आपके IUPAC नामकरण तक ले जाऊंगा, परेशान मत होइए, बस छोटी छोटी बातों को आप जान लीजिए। फिर अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है CH3CHO, संरचना क्या होगा? अब मैं फटाफट बना रहा हूं बहुत सारी चीजों का। CH3, C पर 3 H है, ओके, 3 बंध बन गया और 1 बचा है। कार्बन है तो ये कार्बन के साथ 1 हो गया बॉन्ड, और फिर इसके साथ फिर 3 बचा है संयोजकताएं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 1 के साथ जोड़ दिया, फिर बचा है 2 संयोजकता। ऑक्सीजन में 2 संयोजकताएं तो होती ही हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। 9वां HCOOH, H है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकताएं, तो 1 तो पूरा हो गया। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन आया। जब भी कभी CO नजर आएगा तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब फिर उसके बाद आया O, ये लीजिए, ये लीजिए, 1 2 अयुग्मित और इसके साथ। अब इनके ये वाला काम हो गया, कार्बन की 1 संयोजकता बची, वो ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब बचा हुआ ये देखो युग्मित, युग्मित तो बंद नहीं बनाएगा, अयुग्मित बचा हुआ अगला हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन गया। हम लिखते समय ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, सिंगल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये H। अब इसी तरह से आप और भी चीजों की संरचना सूत्र बना सकते हो। मैं फटाफट बना देता हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर। तो और कुछ बता देता हूं, चलिए। CH3, COOH, C पर 3 H, मैं बना दे रहा हूं ना, बस अब आपको सिखाने का काम नहीं कर रहा हूं, अब आपको बना के दिखा दे रहा हूं, आप अपने से बनाइएगा, है ना, प्रैक्टिस करिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें ले रहा हूं। C2H5, CONH2,
H3CH2 करके देखोगे समझ में आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O N इलेक्ट्रॉन युग्म H2। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जानना है आदि। अब ये मैंने आपको बताया कि संरचना सूत्रों पे प्रयास करना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलना, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, हर फॉर्मूले का संरचना सूत्र बनाने की पूरे प्रयास करना। जो शुरू से बताते आया मैंने कैसे कैसे बनाना है, उस विधि का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाना, आप सीख जाएंगे। अब चलते हैं नामकरण की तरफ, यानी 10 से 15 मिनट इस नामकरण में जाने से पहले की जानकारी आपके पास होना जरूरी है, फिर नामकरण आपके लिए आसान हो जाएगा। अब एक मजेदार बात बताना चाहूंगा कि कार्बनिक यौगिकों में जब नामकरण किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। एक है, सबसे पहली बात है, 3 चीजों का नाम लिखा जाता है। पहला नाम लिखा जाता है श्रृंखला का नाम, श्रृंखला का नाम, श्रृंखला मतलब चेन का नाम। चेन के नाम को कहा जाता है रूट वर्ड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं एल्क। रूट वर्ड एल्क से नाम दिखाया जाता है। यह पहला नाम लिखा जाता है, समझेंगे कि करके समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा होता है बॉन्ड का नाम, बंध का नाम, बंध का नाम, बंध का नाम, इसको कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। इसको कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। फिर इसके बाद तीसरा नाम लिखा जाता है, वो है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का पश्च लग्न, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से ये 3 बातों पे ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला का नाम एल्क, हम इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे जरा हम देखें, शॉर्ट में हम किस तरह से बोलेंगे, हम देखें यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं एल्क, फिर बॉन्ड नेम है ना, ऐसे BN करके लिख देता हूं मैं अक्सर, ऐसे बॉन्ड नेम, फिर मैंने यहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी FG क्रियात्मक समूह। ऐसे शॉर्ट में 3 चीजों का नाम है, याद रखिए। क्या आपको यह समझ में आया? अब ये सब कहां से आएगा मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए। ये 3 चीजों को जोड़ करके एक कार्बनिक यौगिक का नामकरण हो जाता है। किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह नहीं रहता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर बंध क्या होता है, श्रृंखला क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, प्रश्न होना चाहिए दिमाग में, पर धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल है। सीखना आराम से, एक एक स्टेप को सीखते चलिए, आपको फाइनल तक मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं तो इस क्लास के अंत होने तक सिखा दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 बातें नामकरण में, एल्क, बॉन्ड नेम, फंक्शन ग्रुप। अब एल्क का मतलब क्या हुआ, श्रृंखला का नाम बोला था मैं, तो यह बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एल्क एक कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन, इसी तरह से या 5 कार्बन, यह कार्बन की श्रृंखला कहलाती, चेन, श्रृंखला, माला। समान चीजों को अगर एक साथ लाइन से जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है चेन। कार्बन 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 को जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा श्रृंखला या चेन, माला। इस माला का अपना नाम होगा। 1 कार्बन की माला है कि 2 कार्बन की माला है कि 3 कार्बन की माला है, तो यहां पर नाम होगा 1 कार्बन की माला को कहेंगे मेथ, 2 कार्बन की माला को कहेंगे ईथ, 3 कार्बन की माला को कहेंगे प्रोफ, फिर ये ब्यूट, फिर ये पेंट,
याद रखना होगा, मैं लिखने वाला हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। 10 के आगे भी जाओगे तो मिलेगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे नाम। तो 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डोडेक, 13 हुआ तो ट्राइडेक, 14 हुआ तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरह का नाम होगा। तो इस बात को मैं यहां पर आपके लिए लाइन से एक टेबल बना के लिखता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। चलो देखें, तो बेटा ये टेबल आपको याद, इतना कम से कम याद हुआ, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन तक की बात हुई। तो इसको एक बढ़िया सा सिंपल सा तरीके से मैं आपके सामने लिखता हूं, उसको आप देखेंगे। देखें, ये टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉपी में आप नोट कर लें। पहली बात, नामकरण में 3 बातें। पहला एल्क, श्रृंखला का नाम, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, मैं नज़दीक कर देता हूं ताकि 10 तक तो कम से कम लिखूं मैं आपके लिए। एक कार्बन की श्रृंखला को बोलूंगा मैं मेथ, डैश लगाना जरूरी है क्योंकि इसके आगे भी नाम होगा। ईथ बोलते जाओ अगर याद है तो। प्रोप, पेंट, प्रोप के बाद ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, ये 9 का नोन, फिर डेक। ये लीजिए, तो क्या क्या मिला आपको? मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। क्या याद हो गया या याद है? नहीं है तो याद कर लो जल्दी से। मेथ, ईथ, प्रोप, बोलो एक बार। मेथ, ईथ, प्रोप, ऐसे मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। मतलब 10 तक ना मैंने कहा, दोनों हाथ में पकड़ा हूं तो फिर नहीं बन पाएगा। चलो यहां पर डाल देता हूं इसको। तो क्या बोला? मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। यस, तो ये 10 नंबर आपको याद करना है, जैसे हम याद करते आए हैं एक जमाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं भाई, जब वो सीख सकते हैं तो ये भी सीख सकते हैं। ABCD सीख सकते हैं, का खा गा घा सीख सकते हैं, आ ई ई सीख सकते हैं, तो ये भी तो सीख सकते हैं, ये भी तो याद कर सकते हैं। तो हमें अब हमारी जरूरत है कि इन चीजों को याद करें। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। ठीक है, तो ये कार्बन की श्रृंखलाओं का नाम होगा। 5 कार्बन की श्रृंखला हुआ तो सीधा सा मतलब पेंट है, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट है, 3 हुआ तो प्रोप है, 2 हुआ तो ईथ है, 1 कार्बन की श्रृंखला हुई तो मेथ है। ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे। इस नाम के बाद एक दूसरा नाम हमें करना होता है, वो है टेबल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद हमें नामकरण करते समय ध्यान रखना पड़ता है बॉन्ड नेम का। बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, बॉन्ड 3 प्रकार का हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पर, मतलब पूरे कार्बनिक श्रृंखला में कोई भी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब उसके नाम में लगाएंगे ANE। ध्यान रखेंगे। डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। बस इतना ही अगर नामकरण आ गया तो हम बहुत बड़ा छलांग लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई में, बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं अपनी पढ़ाई में। चलो कोशिश करते हैं आगे। देखें, फाइनल ये जो टेबल है उसको लास्ट तक फाइनल करूंगा, अभी इसका इतना ही कर देते हैं। चलो यहां पर देखते हैं। चलो कुछ उदाहरण पे काम करते हैं। पहला मैं लिख रहा हूं C2H4,
अगर ऐसा दिया है तो संरचना सूत्र बनाने के बाद ही नाम लिख पाएंगे, समझ रहे हैं? तो कैसे देखो, तो इसका संरचना सूत्र थोड़ी देर पहले बनाए थे, C डबल बॉन्ड C, ये बनाए थे। पूरी क्लास आप देखिए, बहुत अच्छे सीखेंगे। ऐसा दिया है तो अब इसका नाम क्या होगा आईयूपीएससी में? पहले तो देखो कि कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन को सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं नामकरण में, लेना देना है कार्बन की चेन का और बंध का। तो नाम क्या होगा? कितने कार्बन हैं यहां पर? इस श्रृंखला में 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2, 2 कार्बन। अब कार्बन की श्रृंखला का ये वाला नाम होता है और बंध वाला का नाम ये होता है। तो पहले ये नाम लिखेंगे, फिर ये नाम लिखेंगे, नाम कंप्लीट। देखिए क्या हुआ, 1 2, 2 कार्बन को कहेंगे बेटा, 2 कार्बन को कहेंगे ईथ, तो इसका नाम हुआ ईथ, ये लीजिए। अब उसके बाद किसका नाम लिखने का है? अब लिखेंगे बंध वाले का नाम। तो बंध कौन सा टाइप का? देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 2 एक लाइन है मतलब डबल है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल बंध कहते हैं हिंदी में। सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको द्विबंध कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको त्रिबंध कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या है? ENE। तो इसके बाद जस्ट लगा दीजिए ENE। इस यौगिक का नाम एथीन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे। मैं आपको कहूंगा आप इंग्लिश में ही लिखें, सबसे ज्यादा सही होगा। आप में गलती करने की संभावनाएं घट जाएंगी। कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग है, मेथ का क्या है, ईद का क्या है, प्रोब का क्या है, ये एक बार प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा, आपको इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो मेरा टीचर गलत कर देगा। वो कदापि गलत नहीं करेगा, क्योंकि IUPAC नेम का सिस्टम ही इंग्लिश लेटर के साथ है। ठीक है, तो कोई गलती नहीं होगी। आप मेरे पे विश्वास करिए, मुझ पे विश्वास करिए बस, क्योंकि यही विश्वास आगे जाकर के आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने वाला है। चलिए साहब आगे बताता हूं आपको क्या करना है। हो गया ये नाम। दूसरा, इसका नाम क्या हो सकता है? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन को सोचना ही नहीं है, मैंने बोला 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहेंगे बोलो? ब्यूट। फिर उसके बाद क्या नाम लिखेंगे? इस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। नियम पे ध्यान देना, मैं नियम बोल रहा हूं, छोटा सा बोलूंगा, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। किसी भी यौगिक में सिंगल बॉन्ड के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते हैं। सिर्फ डबल है तो डबल का, ट्रिपल है तो ट्रिपल का नाम लिखेंगे। तो क्या होगा बताओ तो जरा। इसमें सिंगल और डबल है तो किसका नाम लिखूंगा? डबल का। डबल का क्या नाम है बोलो? ENE। तो इसका नाम हो जाएगा ENE। तो इसका नाम हुआ ब्यूटीन। चलो ठीक है। तीसरा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या देख रहे हो? कितने कार्बन है? नाम बताओ। कार्बन है 3, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलूंगा प्रोप। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE जोड़ूंगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इसका नाम हो गया प्रोपाइन। कोई कठिनाई नहीं है, छोटे छोटे बातों को समझना जरूरी है। IUPAC का नामकरण तो बहुत लेवल तक जाता है। शुरुआत अच्छा हो गया तो आगे हर चीज समझ में आएगा। शुरुआत ही गड़बड़ है तो आगे की चीजों को समझना मुश्किल हो जाएगा। एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं अगर हम इन चीजों को सीख पाए। एडवांस लेवल तक मैं और भी सिखाऊंगा आपको, पहले आपको समझ में आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। चौथा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने सेम चीजें आपके सामने रखना है, देखते जाइएगा।
ये लीजिए, ये हमारे पास 3 यौगिक है, तीनों का नाम बताना आईयूपीएससी में। आप हमेशा याद रखना, नामकरण जब करते हो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर एक देख रहे हो कि तीनों में देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन की श्रृंखला इसमें भी है, तीनों में 5 कार्बन की श्रृंखला है। इसका मतलब हुआ कि 5 कार्बन की श्रृंखला को कहते हैं पेंट। तो पेंट, तीनों के नाम में पेंट होगा। तीनों के नाम में पेंट होगा। फिर तीनों के नाम में आप देखोगे दूसरा नाम होगा, बंध का नाम डबल बॉन्ड यानी ENE होगा। देखो ENE इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके तीनों के नाम में ENE आएगा। तो तीनों पेंटीन है, हो गया ना। लेकिन डबल बॉन्ड उस श्रृंखला में अलग अलग जगहों पर है। देखो यहां पर इस जगह पर है, यहां पर इस जगह पर है, यहां पर इस जगह पर है, इस जगह पर है, उस जगह पर है, मतलब स्थान, यहां पर वहां पर, मतलब किस जगह पर। जैसे आपके स्कूल में टीचर ने बोला कि आप वहां बैठ जाइए, अगर ऑफिस में बैठे बोले कि आप वहां पे बैठ जाना तो आपको समझ में नहीं आएगा। वहीं पर रह के बोले वहां बैठिए बोल सकते हैं। वैसे ही आप यहां पर देख करके बोले यहां वहां है। लेकिन अगर मुझे इस संरचना को ना बनाऊं और मैं बोलूं वो ENE है पर कहीं पे है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका स्थान बताना जरूरी है। तो स्थान बताने के लिए क्या करा जाता है, नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग करना, नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला में एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर की ओर नंबरिंग करते हैं। अब यहां पर देखिए, किसी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे। देखो सिरे वाला कार्बन कौन सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब किस सिरे से किस सिरे की, इस सिरे से देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। नंबरिंग हमारा ऐसे जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि इधर से करते हैं तो हमारा नंबरिंग इस दिशा में चला गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारा नंबरिंग का दिशा इस तरफ ऐसे जा रहा है। किसी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर करते हैं। पर किस सिरे से नंबरिंग सही है, जिस ओर से क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहां पर लिख दूं या पार्श्व श्रृंखला। ये पार्श्व श्रृंखला क्या है, बात करेंगे। पार्श्व श्रृंखला नजदीक यानी कि पास पड़ता है
उस ओर से नंबरिंग करते हैं। अब इसमें बताओ किधर से नजदीक पड़ा है डबल बॉन्ड? 1 2 3, 2 और 3 के बीच में है। इधर से 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में है। बताओ कौन सा नजदीक पड़ा? ये वाला नंबरिंग राइट है और ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है। 2 और 3 के बीच में है तो हमेशा नंबर रखेंगे 2। 3 और 4 के बीच में होता तो हम किस नंबर को यहां पे मेंशन करते? 3 को। तो छोटे वाले नंबर के साथ मेंशन करते हैं। तो नाम क्या हुआ इसका? तब इसका रियल नाम ये नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा, कार्बन की चेन का नाम लिखना है पेंट, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम क्या है? ENE। लेकिन वो है कहां पर? 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 पर है, तो हम लिखेंगे 2N। ये सबसे बेहतरीन नाम हो गया इसका। इसमें करके देखो, ये इधर से नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पेंट 1N। इसका नाम क्या हुआ? अब देखो 1 2 3 में आ रहा है, इधर से 1 2 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये होगा 2N, पेन 2N। तो इस तरह से नाम करेंगे। नंबरिंग, पार्श्व श्रृंखलाएं, इन सारी चीजों के नामकरण के लिए हम एडवांस पार्ट पे देखेंगे, लेकिन मैंने आपको नामकरण का एक शुरुआती पार्ट बता दिया है। इसका दूसरा वीडियो मैं आगे जाके बनाऊंगा। कभी भी कोई क्लास को बहुत लंबा लेने से अच्छा है कि उनको एक सही तरह से सीखते हुए आगे बढ़ें। अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं इसके लिए आपको सेकंड पार्ट वाली वीडियो ला के देने वाला हूं। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज शुरुआत हो गया आपके नामकरण का। सेकंड पार्ट डाल दूंगा जिसमें लगभग सारे नामकरण के तरीके सिखा दूंगा, क्योंकि आपने सीख लिया है नामकरण का पूरा बेस और इस पे अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक आध एग्जांपल और दे देता हूं। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। कौन सा नंबर थे? 7। अब मैं 7वां नंबर पे चलता हूं। CH3 CH 2CH2 CH 2C ट्रिपल बॉन्ड CH। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े। 6 को बोलूंगा हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां पर? पहले पर है तो 1N। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहां पर डबल बॉन्ड 2 बार आया। जब कोई चीज एक से अधिक बार आए तो हम क्या कर सकते हैं? पुनरावृत्ति पूर्व लग्न, यानी कि 2 बार आता है तब इसके लिए डाई लगाते हैं नाम के आगे। 3 बार आता है तो ट्राई लगाते हैं नाम के आगे। 4 बार आता है तो टेट्रा लगाते हैं नाम के आगे। तो देखें यहां पर 1 2 3 4 है, 4, तो 4 के लिए कितना लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे? 4 की श्रृंखला ब्यूट कहलाता है। डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, लेकिन स्थान बताएंगे, स्थान किधर है। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, 1 और 3 में है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 और 3 में, तो 1 2 3 4, 1 और 3 में है डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? डैश 1,3, 1 पर है डबल बॉन्ड, इस पर, क्योंकि नाम क्या होगा? ब्यूट 1N 3N, तो 1 पर है 3 पर है, तो 2 बार है, इसलिए डाई इन लिखेंगे। इस तरह से नामकरण करने आपको आना चाहिए। पूरी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराने वाला हूं।
तो याद रखना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका एडवांस पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बहुत सारी चीज, क्रियात्मक समूह का नामकरण भी हम देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आए तो भी नामकरण क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, पार्श्व श्रृंखलाएं कैसे, पार्श्व श्रृंखला आती है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, रिंग वाला आता है तो नामकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस पूरा कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद आसान होगा आगे का नामकरण। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।